91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित है, बिल्कुल फैक्ट है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये सरासर गलत है और राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही बात है। हाथ और पैर दोनों निर्भर हैं भाई, हाथ बढ़ जाए पैर ना बढ़े तो भी कोई दिक्कत ही वाली बात है, और सिंपल सी बात है, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, मतलब कि किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकता है। तो विकास का जो गति होता है वो व्यक्तिगत होता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, फ्री कंटेंट मैंने आपको फिर बता देता हूँ, फ्री कंटेंट और पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चरण संवेदनशील है। अब बच्चे संवेदनशील को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और संवेदनशील अवस्था में जन्म पूर्व अवस्था लगा करके चले आते हैं। तो यार देखो, उनको ये लगता है ना कि बच्चा जब घर में होता है तो बहुत सेंसिटिव एज होता है, उसमें बच्चा बन सकता है, बिगड़ सकता है, लेकिन यार इतना ज़्यादा संवेदनशील मत बनो। आप क्वेश्चन को पढ़ो यार। भाषा अर्जन की बात, पेट में कोई बच्चा पढ़ना सीखता है क्या, भाषा सीखता है, नहीं सीखता ना, वो कब सीखता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। वो कौन सी एज होती है, 2 से लेकर के 6 वर्ष। ठीक है, और एक मध्य बाल्यावस्था होती है जो 6 से लेकर के 9 वर्ष होती है, जिसको संचय काल भी कहा जाता है। इसको मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था है। ठीक है, एक 9 से 12 होता है जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, और उसको परिपाक काल भी कहा जाता है। ठीक है, चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ पूरा लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं बोलता हूँ और थोड़ा बहुत शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और आपको पता है कि सबसे सेंसिटिव एज होता है भाषा सीखने के लिए। इसमें बच्चा गाली सीखना होगा तो वो सीख जाएगा, अच्छी चीज़ें सीखना है, हिंदी सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, अपनी मातृभाषा सीखना है, सब कुछ इसी एज में सीखता है, और ये यही एज होती है भाषा सीखने की असली एज। इस बीच अगर बच्चा बीमार हो जाता है, किसी ऐसे संवेदनशील अवस्था में चला जाता है जहाँ पर वो बोलना चालना और किसी से इंटरेक्शन नहीं करता है, तो 7 साल के बाद जब वो ठीक करके होकर वापस आएगा ना, तो वो नहीं बोल पाएगा, या फिर उसको बहुत तकलीफ होगी चीज़ों को सीखने में। ठीक है, किशोरावस्था, ये सब भाषा सीख चुका बच्चा है, आंसर नंबर 2। चलिए चलिए, और एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि डैश 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 और डैश 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 बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तब यहाँ पर द्वितीय कारक आप ये ना देखो और प्राथमिक कारक को ये ना देख करके कर दो। अब बच्चे क्या करेंगे ना, परिवार और स्कूल करके चले आते हैं। रीजन क्या होता है कि उनको लगता है ना कि परिवार प्राथमिक कारक है और स्कूल द्वितीय कारक है। ऐसा नहीं पूछा जा रहा, इसमें दोनों पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है ना वो सामाजिक कारक हैं और वो द्वितीय कारक हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन खराब हो जाता है, इसको देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि परिवार और मित्र, ठीक है, परिवार और स्कूल बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय कारक है, तो गलत हो गया। परिवार तो प्राथमिक कारक है ना, द्वितीय कारक तो है ही नहीं, तो परिवार जहां पर दिखे उसको हटा दो, परिवार के अंदर अभिभावक है इसको भी हटा दो, राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। सिंपल और सिंपल दैट। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 3 राइट आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं, इसको हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, इसको कंक्रीट बोलते हैं, इसको फॉर्मल बोलते हैं, औपचारिक भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसमें बच्चा सेंसस के द्वारा सीखता है। इसकी 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है, इसकी 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है, इसकी 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक फॉर्मल की 11 से 15 होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में रहता है, कल्पनाओं में खेलता है, खोया रहता है। इसमें जो बच्चा है थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, कम ज़्यादा में फर्क नहीं कर पाता है, संरक्षण जिसको कहते हैं। और जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर सीरिएशन और जीववादी संकल्पना यहाँ पर पाई जाती है, लक्ष्य केंद्रित बच्चा होता है। ठीक है, इसमें बच्चे को लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है। 11 से 15 में जो चीज़ें दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें देखेगा उस चीज़ के बारे में वो बता सकता है। जैसे एक गिलास में आप देखोगे, एक गिलास में पानी, 2 गिलास में बराबर पानी है, ठीक है, लेकिन इस गिलास को अगर चौड़े बर्तन में लगा दिया जाए तो भी वो बच्चा बता देगा दोनों में बराबर है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में थोड़ी ना हूँ, मैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ चुका हूँ। ठीक है, तो संरक्षण की बात अगर करें किस अवस्था में कर पाता है, तो वो होता है राइट आंसर, आंसर नंबर 3। कर तो इस अवस्था में भी पाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बच्चा स्टार्ट किस अवस्था में करता है। ठीक है, संरक्षण तो अमूर्त में भी कर लेता है, लेकिन मूर्त जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग एज पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, दादाजी भी कर सकते हैं बहुत सारे काम, लेकिन स्टार्ट कब करा आपने, वो आपने 7 से लेकर के 11 साल की एज में करा आपने। चलिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मैंने बता दिया 7 से 11 वर्ष होता है भैया।
ठीक है। तो वर्गीकरण के मौके दोगे तो वर्गीकरण कर देता है इसमें बच्चा। वर्गीकरण कैसे, जैसे रेक्टेंगल दे दोगे, ट्रायंगल दे दोगे और स्क्वायर दे दोगे, ठीक है। रेक्टेंगल दे दोगे, ट्रायंगल नहीं यार, ये है ट्रायंगल, ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। अब इन दोनों में फर्क बता देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में फर्क नहीं बता पाते, छोटे बच्चे, आप लोग तो बता ही दोगे। तो इसमें ना ये 7 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो इसमें फर्क बता देते हैं, ठीक है। दूसरी ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। देखो जब बच्चे मूर्त अवस्था में है, जो चीजें दिखता है वही बिकता है, वही चीज जानते हैं, तो अमूर्त चीजें दोगे तो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये वाला नहीं करना चाहिए मैडम जी को, ठीक है। तो मैडम जी ये गलत काम करेंगी अगर उन्होंने अमूर्तता वाली चीज दे दी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। और 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है और नहीं वाले आंसर को यहाँ पर सही करना है, ठीक है। तो नहीं नहीं मिल करके सही बन जाता है, राइट आंसर 2। चलिए, 4 से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे के अक्सर अपने आप से बात करते हुए आपने देखा होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वह जो बातचीत की प्रक्रिया है वो क्या है, वो आत्म केंद्रिता को दर्शाता। आत्म केंद्रिता कौन बताते हैं, पियाजे बताते हैं, ठीक है। तो पियाजे जो है आत्म केंद्रिता के बारे में बात करते हैं। उनके हिसाब से जो आत्म केंद्रिता होती है उसमें बच्चे जो है अपने आप को मोटिवेट करने का कार्य करते हैं, एक दिशा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और उनको ये लगता है जैसे मैं जो कर रहा हूँ ना, आत्म केंद्रिता मतलब मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और सभी को यही करना चाहिए। ये पियाजे के हिसाब से जो बच्चा अपने आप से बात करता है, जिसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। अब वाइगोत्स्की के हिसाब से जो प्राइवेट स्पीच है ना, वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास में बात है। ये तो बहुत गलत बात है, वाइगोत्स्की ने तो ये बोला है। ये तो देखिए आत्म केंद्रिता जो है पियाजे के द्वारा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, प्राइवेट स्पीच को आत्म केंद्रिता कहा है, जैसे बच्चा खुद को बड़ा मानता है। दूसरा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं, भाषा तो संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। और इन्होंने प्राइवेट स्पीच को इसी चीज़ के बारे में बात करी है कि जो भाषा होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को डेवलप करने में योगदान देती है, ठीक है। भाषा विकास में, सामाजिक विकास में ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास जो है वाइगोत्स्की का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है और इसमें कभी भी बाधा नहीं आ सकती। तो उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो बिल्कुल फैक्ट है, आप कुछ भी ऐसा सोचते हैं जो आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप खुद से भी बात करेंगे। भले मन में बात करें, बच्चों को नहीं पता होता है कि मन में भी बात किया जा सकता है, उसको आदत लगानी पड़ती है। लेकिन आप तो मन में भी बोलते हो कि अब मुझे क्या करना है यार, वैकेंसी आ नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए क्या, ठीक है। फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो सोच रही होंगी शादी कर लूँ, वहां पर तैयारी करूंगी क्या। तो बहुत सारी चीजें आप, बच्चा जो है ना अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, संयमित रखने के लिए, क्योंकि शिक्षक तो बनना है, ठीक है। तो उसको नियमित करना, अपनी सोच को नियमित रखना, चालू रखना, ताकि आप मोटिवेट रखें। इस चीज को करने के लिए बच्चा जो है अपने आप से बातचीत करता है और आप भी करते हैं अपने मन में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, जीन पियाजे नहीं है भाई। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। अब देखिए, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। तो ये कौन थे, सांस्कृतिक और संदर्भ के बिना, ठीक है, नहीं समझा जा सकता। अब देखिए, बिना नहीं समझा जा सकता, कितना अच्छा प्रश्न है। मतलब कि सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता, मतलब कि ये जरूरी है। जैसे आपके बिना ये पार्टी नहीं हो सकती, तो आप होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके बिना पार्टी नहीं हो सकती, तो आप नहीं है तो पार्टी का मतलब नहीं है। वैसे ही सांस्कृतिक संदर्भ में अगर वाइगोत्स्की नहीं है तो समझ लो कि विकास है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की जो होंगे राइट आंसर होंगे। इनके बिना सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास जो है वो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। और जीन पियाजे ने इस चीज के बारे में बताया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत वाले, इन्होंने प्रतिपादित किया था नैतिक विकास के सिद्धांत, और उसके किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा सा ऑडियो इशू आ गया था यार उसमें, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, बहुत शानदार चीज थी। वो चीज क्या थी कि आपको 6 लेवल मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर 6 लेवल 3 लेवल होते हैं, और हर लेवल में ना 2-2 चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, और सब में 2-2 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसको तीसरा कर लेते हैं, इसको चौथा कर लेते हैं, ठीक है। 5वां भाग और 6वां भाग, ठीक है। अब पहले में क्या बताया था, यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि दंड और आज्ञा, ठीक है, दंड और आज्ञा। दूसरे में बताया था आपको टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तीसरे में गुड बॉय गुड गर्ल,
चौथे में क्या था कि बच्चा जो है समाज के नियमों के हिसाब से चलता है, जैसा नियम तय करता है समाज उसी तरीके से, जिसको सोशल लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, ठीक है। और पांचवा जो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, और छठवा जो होता है यूनिवर्सल मोरालिटी की बात करता है। तो पहले में दंड और पुरस्कार के द्वारा नैतिकता सीखता है, दूसरे में टिट फॉर टैट के द्वारा नैतिकता सीखता है, ठीक है। और भाग में दूसरा में आप देखोगे यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल, बच्चा यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करता है माँ बाप के सामने। चौथा होता है जैसे माँ बाप कहते हैं उसी तरीके से करता है। पांचवा जो है बच्चे को लगता है थोड़ा बहुत कि चेंज करना चाहिए तो बच्चा चेंज करता है। यूनिवर्सल में सब कुछ, माँ बाप, प्यार मोहब्बत, भाई दोस्त रिश्तेदार, सबसे ऊपर जो होता है वो यूनिवर्सल नैतिकता। सबके अंदर ये नहीं होती, जिसके अंदर ये होती है वो जान की परवाह नहीं करता, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि केवल समाज ही तय कर सकता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, समाज के नियमों को तोड़ा जा सकता है, तो ये तो तय नहीं कर सकता, ये भी नहीं तय करता है, ठीक है, ये तो तय ही नहीं कर सकते। और ये जो गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्थिति तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल बनने की बात ही नहीं करी जा रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसा समाज नियम तय करेगा उसी तरीके से करूंगा, तो पार्ट जो 4 है वो राइट आंसर होगा। तो कुल मिला जुला करके ये पार्ट 4 क्या कहता है, सोशल लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सामाजिक लॉ, नियम और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने वाला। तो आधारित जो होगी वो कौन सा होगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्थित करना। तो इसमें जो बच्चा होता है ये अपने उसी नियमों को तय करता है जो माँ बाप इसके लिए फिक्स कर देते हैं। स्कूल के जो भी नियम है उस नियम को फॉलो करता है, समय पहुंचना और सारे होमवर्क करके जाना, ये सब नियम एंड कानून है उसको पूरा करता है। एज की बात करें तो पहला जो लेवल होता है वो 4 से 10 साल तक का होता है, दूसरा जो होता है लेवल वो 10 से लेकर के 13 साल तक का होता है, और तीसरा लेवल जो होता है वो 13 से लेकर के ऊपर तक की अवस्था होती है। तो मुबारक हो, आप तीसरी अवस्था में पहुंच चुके हो। अब इसमें आप केवल नियमों को चेंज करते हो, लेकिन यूनिवर्सल मोरालिटी आपके अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। इवन हमारे अंदर भी वो यूनिवर्सल मोरालिटी नहीं है, आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, रेयर लोग हैं जो सब कुछ छोड़ करके मोरालिटी की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, और मैं ये बोल रहा हूँ मेरे अंदर भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हर एक इंसान के अंदर हो सकती है, बोल देने में क्या जाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है, आपको भी पता है कि ये बहुत कम लोगों के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये रहा सब्सक्राइब का बटन नीचे, उसको सब्सक्राइब करेंगे। 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं और अभी बहुत सारे सब्जेक्ट की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम का अभाव था जिसकी वजह से चीजें नहीं चल पा रही थी, अब रेगुलर बेसिस पर चलेगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी व्याख्या गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है, तो मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य, संवेदनशील। तो मानवीय अस्तित्व, ये जब ये फिलॉसफी 9th नंबर का जो था ना, 9वें नंबर का, उसमें बात करी थी, ठीक है। जब उन्होंने 90 नंबर का ऐड करा था तब उस चीज़ के बारे में बात करी, किसने बात करी, गार्डनर ने, ठीक है। ध्वनि और ताल के प्रति संवेदना, तो ध्वनि और ताल के प्रति ये तो संगीतीय हो जाएगा भाई, ठीक है। और स्थानों का पैटर्न मतलब कि स्थानिक हो जाएगा, ठीक है। समस्याओं का तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना, मसलों का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। तो ये देखो तार्किक चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, चौथा नंबर ही तो बच्चा बच्चा बता देगा, तर्क से तर्कपूर्ण जुड़ा हुआ है, राइट आंसर आंसर नंबर 4 हो जाएगा, राइट आंसर 4। चलिए फाइनली हम लोग शतक मार चुके हैं, 90 नर्वस नहीं हुए, ठीक है। अब एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। देखिए सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन के द्वारा होता है। हम आप बोल करके ही तो सीख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर अब क्या करूं, मैं यहाँ पर ऐसे करूं, क्वेश्चन नंबर दिखाया, टिक मारा, आगे बढ़ गया, तो सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, कुछ क्वेश्चंस करते हो, कमेंट करते हो, उस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं अगर हम पास में नहीं है। अदरवाइज आप आमने सामने जितना इंटरेक्शन करोगे, जितना एक दूसरे से वार्तालाप करोगे, एक कक्षा में जब 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे एक एक बच्चे से एक एक चीजें सीखते हैं, तो 29 चीजों को नया सीखते हैं। तो जब नई नई चीजें सीखोगे तो सोचो कितना ड्रास्टिकली चेंजेस आपके बॉडी के अंदर होंगे, आपके माइंड के अंदर होंगे। तो अंतःक्रिया व संवाद जो होगा वो उसी के द्वारा प्रगतिशील कक्षा में आप कहीं ना कहीं अधिगम कर सकते हैं, और एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है। और शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण होता है, ऐसा नहीं है एक तरफा प्रसारण करेगा, बच्चा ग्रैब ही नहीं कर रहा, मैं दिए जा रहा हूं आप लिए ही नहीं जा रहे हो, तो मोटिवेशन तो लो हो जाएगा शिक्षक का भी और आपका भी, ठीक है। निष्क्रिय अभिग्रहण, आप कंज्यूम कर रहे हैं, देखो इतनी क्वालिटी कंटेंट में देता हूं लेकिन बच्चा अभी पढ़ता नहीं है, कंटेंट कंज्यूम नहीं करता है, उसको लगता है ये टीचर वेस्ट है, ये टीचर वेस्ट है, और जाता है। ऐसा नहीं है, आपको जिससे समझ में आता है ना आप उससे पढ़ो, भले उसके 10 सब्सक्राइबर हो, पढ़ो उसी से जिससे आपको समझ में आता है। क्योंकि शिक्षक के लेवल नहीं लगा होता, शिक्षक वो होता है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, जिससे आपको सीखने में आसानी मिलती है, और जो आपको सिखा सकता है वो आपको पहाड़ दे रहा है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग दे रहा है, ढांचा दे रहा है आपको, जो आपको सिखा सकता है, तो आप उसी से सीखो जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं।
सिंपल सी बात है। आप इसमें ना जाओ कि उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके इतने फॉलोवर्स हैं। आप जानना चाहते हो, जाओ, आपकी इच्छा है। अगर आपको उसकी बात समझ में आती है तो बेहद उससे पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निष्क्रिय अभिग्रहण मत करो भाई। नहीं समझ में आता है, बैठे हैं भक्त बन के, ऐसा मत करो। आप चीजों को सीखने की कोशिश करो, जहां से समझ में आए वहां से। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि अधिगमकर्ता यहाँ पर आया तो मैंने उसको क्वेश्चन आंसर करा दिया और इसके एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। शिक्षक की भी भूमिका बनती है कि यार ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चा समझे। और अगर नहीं समझ पाता है तो देखो, हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग है। हो सकता है कोई मुझसे रिलेट कर पा रहा हो, कोई किसी और टीचर से रिलेट करेगा, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो ढूंढे कि किसकी बातें उसे समझ में आती है। और शिक्षक की भूमिका ये होती है कि वो कोशिश करे, एटलीस्ट बहुत ज्यादा कोशिश करे कि बच्चे को चीजें समझ में आए। और जब समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा चेंज करे, तरीका बदले, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर तो इसका प्रगतिशील कक्षा में जो होता है वो क्या होता है, आंसर नंबर फर्स्ट होता है, अंतःक्रिया के द्वारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 101 बढ़ने से पहले आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल यहाँ पर देखो, etowstudy.com पर आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और मजा आने वाला है। यहाँ पर जाकर के सारी चीजों को पीडीएफ के फॉर्म में आप पढ़ सकते हो या ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए 300 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज में आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।